हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा वेतन चैप्टर है। वेतन चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8 नंबर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि जो एक्स है, एक्स इंडियन एयरलाइंस में पायलट है। एक्स जो था मिस्टर एक्स इंडियन एयरलाइंस में पायलट है। पायलट है मतलब एरोप्लेन के चलाता होगा। अब जो एरोप्लेन के चलाता होगा उसको भत्ता भी मिलता होगा कई तरीके की, जैसे इंजन चलाने का भत्ता तो मिलना ही चाहिए इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के इसको कौन सा भत्ता मिलता है, कौन सा अनुलाभ मिलता है, सुविधाएं मिलती है और वेतन कितना मिलता है, सब कुछ देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। तो एक्स इंडियन एयरलाइंस में पायलट है, उसे 7,20,000 रुपए वेतन, 7,20,000 रुपए उसको वेतन मिलता है। ये प्रति माह मिलता है कि सालाना मिलता है, कुछ नहीं बोला, मासिक नहीं बोला, प्रति माह नहीं बोला, इसका मतलब पूरा साल भर का 7,20,000 रुपए उसको पायलट का वेतन है। फिर 1,80,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है। 1,80,000 रुपए महंगाई भत्ता भी मिलता है वेतन के साथ साथ। अब ये जो महंगाई भत्ता मिलता है ये कुछ लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसके साइड में ये नहीं बोला है कि ये सेवा की शर्त के अनुसार है कि नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है। जब बोल दिया जाता है तो हमारा सेवा के अनुसार होता है, नहीं है तो नहीं है। 6 लाख रुपए उड़ान भत्ता, देखिए हमें बोलने का तरीका दिया, क्वेश्चन में पूछने का तरीका यहाँ पे 6 लाख रुपए उड़ान भत्ता मिलता है। अब उड़ान भत्ता मतलब अब पायलट है जरूर उड़ाएगा, अपने एरोप्लेन को उड़ाएगा। अब एरोप्लेन को उड़ा के एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाएगा, तो जो सफर हो रहा है यहाँ पे एरोप्लेन से, तो उस सफर के दौरान यदि कुछ अपना पर्सनल या कुछ अपना व्यक्तिगत खर्चा करता है, उस खर्चे की पूर्ति के लिए यदि मालिक से उसको भत्ता मिलता है तो उसको इंजन भत्ता बोला जाएगा। यहाँ पे उसको उड़ान भत्ता मिला है, उड़ान भत्ते का मतलब यहाँ पे इंजन भत्ता है, यानी कि जब अपने प्लेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया चला के, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया, वहां से फिर लेके आया, ये जो सफर हुआ, इस सफर के दौरान वो जो अपना पर्सनल दायित्व का भुगतान किया, जो खर्चे का भुगतान किया, उसके लिए उसके मालिक के द्वारा कितना मिला, 6 लाख रुपए का यहाँ पे उड़ान भत्ता मिला, इंजन चलाने का भत्ता मिला। तो पे हम उसके कितना राशि कर होगा, कितना कर मुक्त होगा, हम उसको वर्किंग ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे, हमारा टाइम से निकालेंगे इस चीज को। फिर जो कि ड्यूटी पर निजी खर्चे की पूर्ति के लिए यहाँ पे अभी देखिए जो सफर हुआ था, सफर के दौरान छोटा मोटा जो पानी चाय नाश्ता पानी जो भी था उसके लिए खर्चा किया था, वो भी व्यक्तिगत की पूर्ति के लिए 6 लाख रुपए उसको भत्ता मिला था। फिर 12,000 रुपए यात्रा भत्ता मिला था उसको, यात्रा भत्ता भी 12,000 मिला था। अब ये जो यात्रा भत्ता होता है आंशिक कर मुक्त होता है, कुछ हिस्से में कर लगता है, कुछ हिस्से में कर नहीं लगता है। ये भी यात्रा भत्ता, कुछ भी भत्ता हो, सब भत्ते का अलग अलग वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए, उसमें अच्छे से डिटेल से भत्ते के बारे में बोला गया है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स बोला गया वहां पे। यहाँ पे हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे उतना डिटेल्स नहीं हो पाएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो यहाँ पे यात्रा भत्ता है वो करों क्या होता है, आंशिक करों का होता है, कुछ मात्रा में टैक्स लगता है, कुछ हिस्से में टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया ब्रैकेट में कि वास्तविक खर्चा 9,000 किया। अब जितना खर्चा करेगा उतना कर मुक्त है और जितना पैसा बचेगा उतना कर हो गया। 12,000 मिला था, 12,000 में से 9,000 खर्चा कर दिया तो 9,000 कर मुक्त हो गया, उसका छूट हो गया। अब जो 3,000 बचा उसमें वो कर देगा, ठीक। तथा 3 बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके 3 बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके पीछे 7,200 रुपए का शिक्षा भत्ता मिला था। 7,200 रुपए का शिक्षा भत्ता मिला था उसके बच्चे के लिए। कितने बच्चे पढ़ रहे थे, 3 बच्चे के पीछे 7,200 रुपए मिल रहा था, ठीक। अब देखते हैं आगे बोल रहे हैं करोग्य भत्तों की गणना कीजिए। करोग्य भत्ते की गणना करना है, करोग्य वेतन सहायक की गणना नहीं करना है। क्या आप इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि करोग्य वेतन सहायक की गणना नहीं करने बोल रहे हैं, सिर्फ भत्ते की गणना करने बोल रहे हैं। उसको वेतन के अलावा कितना सारा भत्ता मिला है, उस भत्ते की राशि में से कितना करोग्य होगा उतने की हमें सॉल्यूशन बनाना है। जो कर मुक्त होगा उसको तो हमें कर मुक्त करना ही है, लेकिन जो करोग्य होगा उसी का सॉल्यूशन बनाना है। करोग्य भत्ते का दिखाना है यहाँ पे फिर सॉल्यूशन में, तो कितना भत्ता करोग्य होगा वही हमें यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स की हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की कर योग्य
वेतन से करोगे भत्ते की आगे गणना, करोगे भत्ते की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो x की करोगे भत्ते की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, उसकी करोगे भत्ते की हम यहाँ पे गणना करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जो हमको भत्ता मिला, देखिए 7,20,000 रुपए का जो वेतन मिला, उस वेतन से कोई मतलब नहीं है। हमें बोल रहे हैं भत्ते की गणना करने, तो हमें भत्ते से मतलब है वेतन को ही पे रहने दीजिए। तो भत्ता मिला था 1,80,000 का महंगाई भत्ता मिला था, तो महंगाई भत्ता 1,80,000 रुपए। उसके बाद 6 लाख रुपए का उड़ान भत्ता। अब 6 लाख रुपए का जो उड़ान भत्ता मिला है, क्या वो पूरा 6 लाख करोगे है कि करोगे नहीं है, कि कितना करोगे होगा, कितना करोगे होगा, वो हमें निकालना है वर्किंग नोट से। तो यह भी हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट को। इसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा इंजन भत्ता। इस उड़ान भत्ता को लिख सकते हैं हम लोग, उड़ान भत्ते की गणना। उड़ान भत्ते की गणना में सबसे पहला हो जाएगा हमारा भत्ते का 70%। अब भत्ते का 70% भत्ता कितना मिला था? 6 लाख रुपए का भत्ता मिला था। हाँ, 6 लाख रुपए का भत्ता मिला था, उसका 70%, 6 लाख का 70% 4,20,000 रुपए भत्ते का 70% मिलेगा। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, अधिकतम सीमा 10,000 रुपए प्रति माह। तो 12 महीने से गुना करेंगे 1,20,000 रुपए। 10,000 प्रति माह अधिकतम छूट दे सकते हैं, 10,000 प्रति माह। तो 10,000 गुना प्रति माह मतलब 12 महीने का, तो 10,000 प्रति माह मतलब 1,20,000 रुपए साल भर का अधिकतम छूट दे सकते हैं। तो इन दोनों में कौन सा कम है, वही छूट मिलेगा। 1,20,000 यहाँ पे छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा छूट। अब करोगे कितना होगा, करोगे राशि बराबर, करोगे राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। अब प्राप्त भत्ता कितना मिला था यहाँ पे, 6 लाख रुपए का उड़ान भत्ता मिला था, 6 लाख रुपए का उड़ान भत्ता माइनस कर मुक्त राशि, दोनों में जो कम हुआ था 1,20,000 रुपए कम हुआ था, यही हो जाएगा हमारा कर मुक्त राशि। तो कितना बचे यहाँ पे, 6 लाख माइनस 1,20,000 रुपए, 6 लाख माइनस 1,20,000 रुपए, 4,80,000 रुपए हमारा उड़ान भत्ते की करोगे राशि। उड़ान भत्ते की करोगे राशि 4,80,000 रुपए है, तो 4,80,000 रुपए हमारा उड़ान भत्ता, उड़ान भत्ता 4,80,000 रुपए। उसके बाद दिया यहाँ पे 12,000 रुपए यात्रा भत्ता। अब भी हम यहाँ पे यात्रा भत्ता लिख देते हैं, यात्रा भत्ता 12,000 मिला है और वास्तविक खर्चा 9,000। ये 12,000 रुपए यात्रा भत्ता मिला है, आंशिक कर मुक्त होता है, और 12,000 में से यात्रा के पीछे कितना खर्चा कर दिया, पद के पीछे 9,000 खर्चा कर दिया। तो जो 9,000 किया वो कर मुक्त हो गया, जितना पैसा बचा है उतने पैसे में उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यात्रा भत्ते की हम कर लेते हैं गणना, यात्रा भत्ते की गणना। तो यात्रा भत्ता प्राप्त हुआ है 12,000 रुपए माइनस वास्तविक खर्चा, माइनस जो वास्तविक खर्चा हुआ वो 9,000 रुपए। 9,000 रुपए रियल में एकदम खर्चा हो गया वास्तव में, तो जो खर्चा हो गया वही उसको छूट मिलेगा। तो बचेगा कितना है, 3,000 रुपए। यही हो जाएगा इसकी करोगे राशि, ये हो जाएगा इसकी करोगे राशि। तो यहाँ पे यात्रा भत्ता हो जाएगा 3,000 रुपए। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 12,000 माइनस 9,000, 3,000 लिखा जाएगा वहां पे। फिर यात्रा भत्ते के बाद शिक्षा भत्ता, 3 बच्चों के लिए जो कि पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं 7,200 रुपए का शिक्षा भत्ता मिला था। अब यहाँ पे शिक्षा भत्ते की हम गणना करते हैं, शिक्षा भत्ते
शिक्षा भत्ता की गणना। तो यहाँ पे 3 बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता मिला था, 3 बच्चे के लिए 7200, तो एक एक बच्चे के पीछे कितना मिला था, पर एक बच्चे के निकालना हमें, तो 7200 रुपए जो मिला था पूरे 3 बच्चे को मिला था। 3 से हम भाग दे देंगे, यहाँ पे 3 से भाग देंगे 7200 रुपए, तो 2400 रुपए एक एक बच्चे को मिला था। 2400 रुपए 2400 रुपए भत्ता मिला था एक बच्चे के पीछे। तो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा, उसके पहले बच्चे के पीछे मिला था 2400 रुपए, दूसरे बच्चे के पीछे भी 2400 रुपए, तीसरे बच्चे के पीछे भी मिला था उसको शिक्षा भत्ता 2400 रुपए। तो यहाँ पे 24 दिया, यहाँ पे 7200 भत्ता उसको मिला था। ठीक है, 7200 मिला था हर एक बच्चे का, तीनों बच्चे का 2400 करके भत्ता मिला था 7200 रुपए। तीनों बच्चे को 7200 अलग अलग कर दिया, पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ पे क्योंकि हम अलग अलग इसीलिए किए हैं क्योंकि जो शिक्षा भत्ता है 2 बच्चे तक छूट मिलता है, इससे ज्यादा छूट नहीं मिलता है। तो इसके 3 बच्चे थे, तो तीसरा बच्चे का कोई छूट नहीं मिलेगा, पहले 2 बच्चे का मिलेगा। अब छूट कितना मिलेगा, 100 रुपए प्रति माह, तो 1200 रुपए एक बच्चे को छूट मिल सकता है। 12 एकम 1200, 100 रुपए एक बच्चे के पीछे छूट मिल सकता है, और भी 12 महीने का छूट मिल सकता है, 1 साल का छूट मिल सकता है, यानी कि 12 महीने में 100 रुपए करके एक महीने में छूट मिल सकता है। तो 12 एकम 1200 रुपए पूरे साल में छूट मिल सकता है एक बच्चे के पीछे। तो पहला बच्चे के पीछे भत्ता मिला था 2400 रुपए, छूट मिलेगा कितना, 1200 रुपए, बच्चे का कितना 1200 रुपए, 2400 मिला, 1200 छूट मिल गया, जो शेष 1200 बचा उसमें उसको टैक्स देना पड़ेगा इसलिए। फिर दूसरे बच्चे को पीछे 2400 रुपए शिक्षा भत्ता मिला था, इसको भी छूट मिलेगा 1200 रुपए, 100 रुपए एक महीने का, 12 महीने का 1200 रुपए छूट मिलेगा सेकंड बच्चे के पीछे भी। तो 1200 रुपए माइनस कर देंगे 2400 में, बच्चे का 1200 रुपए उसमें वो टैक्स देगा। अब बात आता है तीसरे बच्चे के पीछे, तीसरे बच्चे के पीछे कोई भी छूट नहीं मिलेगा, कोई भी छूट नहीं मिलेगा तीसरे बच्चे के पीछे, जितना भत्ता मिले पूरे में टैक्स देना, तो पूरा 2400 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा। तीसरे बच्चे के पीछे कोई छूट नहीं, 2 बच्चे के पीछे छूट मिला था 1200 100 रुपए के हिसाब से पर छूट दे दिए। अब 1200 2400 4800 रुपए हमारा यहाँ पे टोटल शिक्षा भत्ता, शिक्षा भत्ते की करोगे राशि, शिक्षा भत्ते की करोगे राशि यहाँ पे लिखना है 4800 रुपए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शिक्षा भत्ता 4800 रुपए। ठीक, अब हम जोड़ लेंगे। अब हमारा जो भत्ता था सब भत्ता कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहला 1,80,000 रुपए का, फिर 4,80,000 का, फिर 3,000 का, फिर 4800 का, टोटल आए हैं 6,67,800 रुपए का। यह हो जाएगा हमारा करोगे भत्ते, करोगे भत्ते की राशि हमारा निकल गया है 6,67,800 रुपए। तो जो क्वेश्चन था उस हिसाब से ऐसा हो गया हमारा सॉल्यूशन। जो मिस्टर एक्स था उसकी करोगे भत्ते की गणना करने बोला गया था, हम उसकी करोगे भत्ते की गणना कर दिए। सॉल्यूशन कितना छोटा सा था, एकदम फ्रेश था, कितना छोटा सा सॉल्यूशन था, लेकिन उसके लिए वर्किंग नोट कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे बनाना पड़ गया। तो मेन यहाँ पे वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट अगर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बनेगा। वर्किंग नोट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पूरा नियम पता करने की जरूरत है, पूरा नियम याद करने की जरूरत है, तभी वर्किंग नोट बनेगा। और जैसे वर्किंग नोट बन जाएगा तुरंत अपना सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन कोई पहाड़ चीज नहीं है, मेन चीज हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट है। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया था इंडियन एयरलाइन जो था अपना पायलट था वो मिस्टर एक्स, उसकी जो भत्ता मिल रहा था वेतन के साथ साथ जो वेतन मिला था 7,20,000 मिला था। अब हमें वेतन से आगे गणना नहीं करने बोला था, इसलिए अपने यहाँ पे वेतन शो नहीं किए हैं, खाली करोगे भत्ते की गणना करने बोला था तो करोगे भत्ते की यहाँ पे गणना कर दिए। और उसको निकालने के लिए इतने सारे वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी थी, तो जितना भी पड़ी थी अपन उसको यहाँ पे वर्किंग नोट की गणना किए हैं, कार्यविधि बनाए हैं, उसी के जो करोगे मूल्य निकाला उस करोगे मूल्य को हम यहाँ पे लिख दिए हैं भत्ते में। ठीक, तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर कुछ आपको इसमें दिक्कतें आती हैं, कुछ डाउट रहते हैं तो आपको आप मुझे कमेंट्स में यहाँ पे बता दीजिए। तो इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।